हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपको शायद इसका जो प्रमाण मेरी आवाज़ में दिख रहा होगा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। एक्चुअली मौसम ही ऐसा है, चेंज ऑफ सीज़न है। अब जो है हम गर्मी से सर्दी की तरफ रुख करने वाले हैं, तो इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कुछ भी कह लो, जब आपने बीमार होना है वो होना है। मैं नहीं देखती कि भाई चेंज ऑफ सीज़न है, कभी कभी चेंज ऑफ सीज़न में आपको कुछ नहीं होता है और नॉर्मली आपको हो जाता है। तो खैर, ये बहुत बड़ा साइंस है, बट खैर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ से अगर आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में मैं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली तबीयत जो होती है वो 2-3 दिन 4 दिन एकदम से उछलती है, फिर धीरे धीरे ठीक होने के कगार पर होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम दवाई ले ही नहीं सकते ना, जब तक अगर खांसी भी प्रॉपर शुरू नहीं हुई है तो आप दवाई नहीं ले सकते हो। जब तक एक प्रॉपर तरीके से, हाँ भाई अब आपको एक खांसी आ रही है और अब आपको ज़ुकाम हो गया है, चलो ज़ुकाम का नहीं बट खांसी की तो दवा आपको पीनी ही पड़ती है, तो वो भी आप तभी पियोगे जब आपको फुल फ्लेज खांसी, मतलब आपसे बिल्कुल भूला ही ना जाए। तो जब तक नहीं शुरू होती है तब तक आप अवॉइड करते हो, आप या तो गर्म पानी पी रहे होते हो कि भाई थोड़ी हल्की हल्की खांसी है। जब तक प्रॉपर वाली खांसी नहीं आ जाती तब तक इस तरह के छोटे मोटे नुस्खे करते रहो। अगर ये चले तो चले, नहीं चले तो फिर भैया हम चले, तो वही वाली बात हो जाएगी। तो खैर अब इस थोड़ा सा ये तबीयत वाले रस्सी रोने को थोड़ा साइड में करते हैं, और आपने थंबनेल से अगेन देख लिया होगा कि आज मैं किस पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ सरोज खान जी के बारे में। देखिए, सरोज खान जी जो है उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। आप में से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सरोज खान जी को नहीं जानता होगा। जो आज की जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं सरोज जी के बारे में उन्हें ज़रूर जानते होंगे, डांस के थ्रू, गानों के थ्रू। क्योंकि कुछ गाने वो ऐसे बना करके गई हैं जो मतलब युगों युगों तक हमारे साथ में रहेंगे और उनको कोई भूल नहीं सकता। इनफैक्ट मैं कहूँ तो इतिहास के पन्नों में वो उनके जो गाने हैं, जो उनका नृत्य है, जो उन्होंने सेट किया हुआ इन गानों पर, वो हमेशा याद रखा जाएगा। जिन पर ये फिल्माया है उन पर तो भैया बात की बात आएगी, पहले उनका नाम आएगा कि इसकी कोरियोग्राफर कौन थी। और अगर आप सरोज जी की कोरियोग्राफी देखें तो आपको लिटरली डांस से मोहब्बत हो जाएगी। जिन लोगों को आज की तारीख में डांस से नफ़रत चढ़ी हुई है, जिस तरह के आजकल के गाने हैं, जब गाने अच्छे नहीं हैं तो कोरियोग्राफी भी अच्छी नहीं होती है। वो बात अलग होता है कि सरोज जी के गाने भले सक्सेसफुल हो ना हो, बट उनकी कोरियोग्राफी हमेशा अप टू द मार्क रहती थी। लेकिन इनकी भी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने देखी थी सरोज जी की एक ऑटोबायोग्राफी मूवी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर मुझे मिला तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ पर सरोज जी की ज़िंदगी के कुछ पहलू को आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे सरोज जी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे लंबे लंबे, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सरोज जी की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू को सरोज जी के मुंह से सुनना और उनके आसपास जो लोग हैं उनसे उनके बारे में बात करने का एक अलग ही एक फ़ील होता है, जो मैंने देखा। हालांकि ये फ़िल्म मैंने कुछ साल पहले भी देखी थी, लेकिन उस वक्त मैं यूट्यूब पर नहीं थी। लेकिन मैंने ये फ़िल्म दोबारा देखी क्योंकि उस वक्त आप हर वक्त हर साल आप ग्रो कर रहे हो। तो जब जो चीज़ें मुझे दोबारा देखने से समझ आई वो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आई। और क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर हूँ और अगर मैं किसी चीज़ पर बात कर रही हूँ तो मैं पहले खुद उस चीज़ को जानना चाहूँगी, फिर मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये मूवी देखी और आपको पता चलेगा कि सरोज जी डांस के लिए ही बनी थी। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब अपने, कहते हैं ना, पूत के पालने, क्या बोलते हैं वो, पूत के पलने में भी पालने में क्या बोलते हैं, वो एक कहावत है ना कि उसके पालने में ही, उसकी हरकतों से ही पता चल जाता है जब वो पालने में होता है कि वो आगे जाके क्या करेगा।
तो कुछ सरोज जी का भी ऐसा रहा कि वो एक दिन अपनी 3 साल की उम्र में परछाई से खेल रही थी। उनकी माँ डर कर उनको डॉक्टर के पास ले गई कि भाई मेरे बच्चे को तो कोई तकलीफ़ है। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपकी बच्ची को तो डांस का बहुत शौक़ है, तो आप इसको डांस करवाइए, वैसे भी आप गरीब हैं। तो उस डॉक्टर ने ही उनकी पहचान करवा दी और फिर उसके बाद जो है सरोज जी का डांसिंग और फिल्मी करियर शुरू हो गया। और फिर उनके फादर की डेथ के बाद, इंतकाल के बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। तो एक ग्रुप डांसर से एक असिस्टेंट डांसर बनना, फिर एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनना, फिर उसके बाद एक फुल फ्लेज कोरियोग्राफर बनना, ये पूरी जर्नी आपको पता चलेगी। और इसमें सरोज जी की शायद पोती नातनी भी दिखेंगी आपको। खैर ये 2012 में शायद ये फिल्म बनी थी। और आप देखेंगे कि सरोज जी की डेथ भी बहुत ही भयानक काल में हुई, यानी 2020 में ही हुई। 17 जून 2020 में उनकी तबीयत ख़राब होती है और 3 जुलाई 2020 में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। उनके बेटे हैं, वो भी कोरियोग्राफर हैं, राजू खान, जिन्होंने कुछ फिल्मों में अपना वो भी कोरियोग्राफर हैं। तो और उनकी एक बेटिया की डेथ हो चुकी है। आपको वो बातें उनकी देखने को मिलेंगी इस फिल्म में। वो 2011 में उसकी डेथ हो चुकी है, सरोज जी की एक बेटी की। और पूरी जर्नी सरोज जी की आपको देखने को मिलेंगी। उनकी कॉलीग्स, उनके साथ जो ग्रुप में डांसर थी, डायरेक्टर, सब ने सरोज जी के बारे में बात की है। और एक बहुत बड़ा नाम जो शायद सरोज जी की वजह से ही बना, वो थी माधुरी दीक्षित। वो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है। और सब ने जो सरोज जी के बारे में बात की है, ख़ास तौर पे सुभाष घई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरोज जी की ज़िंदगी में इतने दुख हैं, तो वो अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाती, लेकिन अपने डांस के ज़रिए वो बहुत अच्छे से उन्हें बता पाती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने माधुरी को कहा था कि भाई तुम्हें कुछ ना आए कोई बात नहीं, अगर तुम सरोज जी को डांस करते देखो और उनसे अगर तुम उनको 70% भी कॉपी कर लोगी तो भाई तुम कहाँ की कहाँ पहुँच जाओगी। तो ये बात होती है। देखिए अभी सरोज जी की जो, अगर मैं और निजी ज़िंदगी में झांकूँ तो उनकी 2 शादियाँ हो रखी थी। एक जो उनके जो हस्बैंड थे वो खुद एक कोरियोग्राफर मशहूर थे, शायद सोहन लाल उनका नाम था। वो ऑलरेडी मैरिड थे और इनसे उम्र में बहुत बड़े थे। ये 13 साल की थी और वो 43 इयर्स के थे और ऑलरेडी उनके बच्चे भी थे। और उन्होंने जिस तरीके से सरोज जी को घड़ा है, वो खुद बताती है कि मुझे घंटों घंटों वो खड़ा कर देते थे एक राइट पोस्चर के लिए। मैं अपनी आंखें भी झपका नहीं पाती थी, लेकिन वो कहते थे कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि भाई कोई मुझसे पूछेगा मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, तो ये मेरे ऊपर बात आती है। और वो बहुत थैंकफुल थी सोहन लाल जी को। ठीक है, उनकी नहीं बनी शादी, जो भी उनका निजी मसला होगा, वो ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा उस डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन यस, उन्होंने ये बताया कि भाई वो चाहते तो और सरोज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये वो ऐसी खड़ी कर सकते थे, लेकिन मुझे उनके जैसा मास्टर नहीं मिलेगा। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, ये गलत बिल्कुल नहीं कह रही हैं सरोज जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एकलव्य है, एकलव्य जिस तरह से अपने गुरु के लिए डेडिकेटेड थे। ठीक है, अब उनके गुरु ने बहुत सारे बड़े बड़े तुर्रम खां बनाकर युद्ध में विजेता बनाए होंगे, लेकिन आज भी जो मिसाल है वो एकलव्य की दी जाती है। तो कोई ऐसा एक गुरु को, एक कहते ना एक शिष्य ऐसा टकरता है जो मतलब आंखें मूंद कर डेडिकेशन दिखाता है। और भले ही वो जो शिष्य होता है वो भले ही गुरु के साथ रहे या ना रहे, लेकिन गुरु भी उसको हमेशा याद करता है कि यार मुझे एक ऐसा शिष्य मिला था जिसने वाकई मेरी जो विद्या को मुझसे भी आगे और बेहतर लेकर गया है।
कभी मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो मतलब अपने शिष्यों को लेकर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि भाई हमने बहुत से लोगों को सिखाया, हमें बहुत तारीफ़ें मिली, लेकिन ये एक ऐसा शिष्य है जिसके साथ मेरी एक अलग लेवल की ट्यूनिंग है, और इसके साथ जो मुझे जो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो मिला है, जो एक पर्सनल एक मुझे ग्रोथ मिली है, वो किसी के साथ नहीं मिली है। ऐसे होते हैं कई ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। हम अक्सर टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जो देना बनता है बिल्कुल देना बनता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने गुरु की सिखाई हुई बातों को और भी बेहतर तरीके से सीख कर आगे लेके जाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ सरोज जी का बड़प्पन है। और सरोज जी ने जो भी अपने हस्बैंड से सीखा, क्योंकि वो उन्हीं की असिस्टेंट थी और उन्हीं की फिर जो हैं वो बनी, मतलब डांसर भी बनी, असिस्टेंट भी बनी। तो उन जो जो उन्होंने सरोज जी को सोहन लाल जी ने सिखाया, वो बिल्कुल डेडिकेशन उन्होंने दिखाया। यही वजह है कि सरोज जी आज आज भी उनका डांस याद रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस ज़माने में एक महिला कोरियोग्राफर, ठीक है आजकल महिला कोरियोग्राफर्स आपको देखने को मिलती हैं, रियलिटी शो पे जज बनकर बैठी हैं, लेकिन सरोज जी उस वक्त की दौर की पहली महिला कोरियोग्राफर थी। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप एक फीमेल परफॉर्मेंस देना होता है, कोई आइटम सॉन्ग है या कोई सेंशुअस नंबर है, उसमें अगर कोई महिला, ठीक है फीमेल असिस्टेंट्स होती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई लेडी कोई गाना कोरियोग्राफ कर रही है कोई सेंशुअस, तो वो बहुत अच्छे से उन हाव भाव को एग्जैक्टली समझती है कि किस तरह से एक औरत को जो है, एक मर्द को जो है लुभाना है। देखिए इस ऐसे गानों में जो एक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, वो या तो दूर खड़े होते हैं या तो पास खड़े होते हैं, ठीक है, उनकी कोई ऐसी कोई वो नहीं हो रही होती है। सारा दामोदर जो है वो फीमेल एक्ट्रेस पर होता है कि वो इस गाने को कैसे सेंचुअस बनाए। तो ये जब कोई महिला यू नो कोरियोग्राफ करती है, तो जिस लेडी पर वो, जिस एक्ट्रेस पे वो गाना फिल्माया जाना होता है, वो उसको समझा सकती कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है। मेल्स नहीं, कई बार नहीं संभाल पाते, नहीं समझ पाते, हालांकि जिनको करना होता है। अब जैसे जो सरोजी के जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो मेल कोरियोग्राफर थे ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे फीमेल क्लासिकल नंबर किए और बहुत अच्छे से किए। लेकिन मैं मानती हूँ कि ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है कि एक फ़ीमेल लीड को इस तरह से अगर कोई नंबर करना है, तो अगर कोई फ़ीमेल कोरियोग्राफर हो तो वो उसको अच्छे से वो इमोशन निकाल पाती। अगर आप माधुरी जी को देखें धक धक में जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस किया, अगर कोई मेल कोरियोग्राफर होता तो वो बात नहीं आती जितनी, जो एक्सप्रेशंस जो सरोज जी ने दिए, जिस तरीके से सरोज जी ने जो पूरा गाने को किया। हालांकि लोग कहते थे कि ये अश्लील है, ये अभद्र है। देखिए आज जिस तरीके से जो गाने बनते हैं, जो फीमेल जिस तरह से परफॉर्म करती हैं, आप देखेंगे नोरा फतेही ने एक रियलिटी शो पर किस तरीके से अपने पीछे वाले हिस्से पे पानी की बोतल मारी थी, तो कितना बड़ा वो हो गया था। एक था बहुत, जिस तरह के ये लोग मूव्स करती हैं आजकल की लड़कियां, वो एक अश्लीलता, अभद्रता है। लेकिन उस ज़माने में इन चीज़ों को भी बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट आज के ज़माने में अगर उस ज़माने की चीज़ें करें तो कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे वो गाना है खलनायक पिक्चर का, डैश के पीछे क्या है, डैश के पीछे, अब मैं वो गाना बोलना नहीं चाहती हूँ। हालांकि मुझे याद है जब मैं गाना ये बचपन में गाती थी, मेरी दादी को बड़ा गुस्सा आता था, तो खैर हमें क्या पता था, हम बच्चे थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि हाँ, उनको एम्बैरेसमेंट होती होगी, ऑकवर्डनेस होती होगी, ये क्या गा रही है, ये क्या कर रही है, बट हम लोग मासूम थे, हमें पता नहीं था। आज हम शायद कोई बच्चा होगा तो हम उसके सामने ये गाना सुनेंगे भी नहीं कि नहीं यार, कल को ये गाना बच्चा सुनेगा फिर ये बोलने लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मुझे समझ में आता है डेफिनेटली उस ज़माने में इस तरह के वर्डिंग्स बहुत बोल्ड थे, बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया था। लेकिन आज अगर आप देखें इस गाने को तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा तो गाने में कुछ
कुछ नहीं है उस गाने में, क्योंकि जो गंदगी हम आज देखते हैं वो गंदगी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा नहीं यार ये तो ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे उस गाने में तो ऐसा कोई अश्लील अभद्रता नहीं है। माधुरी ने जिस तरीके से डांस किया है और माधुरी के जो मूव्स हैं, जो माधुरी का जो एक्सप्रेशन है, जो कोरियोग्राफी है, आई मस्ट से सरोज जी ने कोरियोग्राफ वो जब करती हैं तो वो सिर्फ पैरों को ही नहीं नचवाती हैं या आपके चेहरे को ही नहीं नचवाती हैं, वो आपके हाथों को भी एक ज़बान दे देती हैं जिससे वो भी बोल उठते हैं। आप उनके हाथ के जो मूव्स होते हैं वो भी गाना गा रहे होते हैं। ये स्पेशलिटी सरोज जी की थी। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हो, आपको उस मॉन्यूमेंट में लंबाई आकर्षित करती होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको आकर्षित करती होगी उसकी नक्काशी जो कि उन मॉन्यूमेंट्स पे होती है, जैसे ताजमहल पे जो कारीगरी है। तो सरोज जी एक कारीगर थी जो डांस में अपने हाथों से, एक्सप्रेशन से, मतलब अगर कोई उनके कोरियोग्राफ किए पे कोई मोहतरमा डांस कर रही हैं तो उनका अंग अंग बोल रहा है, उनके हाथ पैर बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहा है, सारी जो उनका जिस्म है वो गाना गा रहा है। सिर्फ हम लिपसिंग को गाना को नहीं कहते ना, पूरी मूव्स गाना गा रहे हैं, आंखें पैर सब उस गाने को गा रहे हैं। तो इतनी बखूबी तरीके से सरोज जी ने गानों को कोरियोग्राफ किया है। और उन्होंने श्रीदेवी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे यही कुछ एक दो तीन एक्ट्रेस हैं जिनका ज़िक्र आता है, लेकिन उससे पहले सरोज जी का ज़िक्र आता है, क्योंकि जो भी इनको जो एप्रिसिएशन मिला है इनकी एक्टिंग से पहले इनके डांस को मिला है। और सबसे एक बात मुझे पता चली कि तेज़ाब मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि ये जो कोरियोग्राफी का जो कैटेगरी थी फिल्म फेयर में, ये आई ही तब जब 1 2 3 गाना आया, क्योंकि उसी के बाद से ये बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिलना शुरू हुआ, ये कैटेगरी बनी। उससे पहले डांस को कोई नहीं देता था अवार्ड, क्योंकि सरोज जी ने जो गाना तैयार किया था माधुरी के साथ, जो सरोज जी की जो एक ट्यूनिंग थी, मेरा पिया घर आया, आप देखिए आज गाना भले किसी को याद नहीं है, लेकिन स्टेप जो हुक स्टेप्स होते हैं, चने के खेत में, हर लड़की उस वक्त उस ज़माने में लेडी संगीत में चने के खेत में डांस करती थी। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, इस तरह के नंबर्स होते थे। पहले तो भाई लेडी संगीत के भी प्रॉपर गाने होते थे, अब तो लेडी संगीत में लेडीज़ जेंट्स दोनों होते हैं और डीजे लग रहा होता है, कोई वो वाली बात तो होती नहीं है। कौन से गाने बजते हैं आपको याद भी नहीं होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। खैर वो एक अलग बात है। तो सरोज जी की बहुत लंबी जर्नी आप देखेंगे और मेहनत देखेंगे, और जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करती थी, उनकी एक डांस अकेडमी भी रही है, आई थिंक अब है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो रही हैं। और जब आप सरोज जी को डांस करते देखेंगे ना, आपको लगेगा कि भाई आपको लिटरली आपकी आंखें जो हैं वो नम हो जाएंगी कि काश हमें मौका मिल जाए और हम सरोज जी के साथ डांस करें। इतनी वो बखूबी तरीके से डांस सिखाती थी और डांस करती थी, और उन्होंने जो डांस को एक जो मुकाम दिया है वो मुझे नहीं लगता कि कोई और फीमेल कोरियोग्राफर दे सकती है। अब क्या है ना, गाने अच्छे बनते हैं, उन्होंने कितने बड़ों बड़ों एक्टर्स के साथ काम किया है, कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स दिए हैं जो आज भी हमें याद है। तो ये थी हमारी सरोज जी, और सरोज जी के बच्चे, सरोज जी की पूरी फैमिली। सरोज जी ने खुद अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया, अकेले बच्चों को संभाला, फिर दूसरी शादी की, फिर वहाँ से उन्हें एक बच्चा हुआ। तो पूरी उनकी जो जर्नी है आपको देखने को मिलेगी। उनका काम, जो डायरेक्टर्स थे जो उनकी इतनी तारीफ़ करते थे, सब ने जो है सरोज जी के काम को किया है। और शायद मुझे लगता है कि सरोज जी के जाने के बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि डांस की एक अलग तरीके की एक जगह खाली हो चुकी है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भर सकता है, कोई और कोरियोग्राफर भर सकता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं डांस रियलिटी शो में फीमेल जजेस बैठी हैं, लेकिन आपको याद होगा सरोज जी ने नच बलिए में
जो उनका एक ट्रेडमार्क था, सीटी, पैसे देना, 100 रुपये देना, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि लोग जो हैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरोज जी अपने काम में भी उतनी डेडिकेटेड हमेशा आखिरी वक्त तक रही हैं, और कोई भी सरोज जी के गानों को नहीं बदल सकता। अब जैसे बागी मूवी का एक गाना था 1 2 3, जो माधुरी जी ने किया था और उस गाने को रीमेक किया था। सरोज जी तब अहमद खान के साथ नज़र आई थी और वो अप्रिशिएट कर रही थी। देखिए, ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता है कि वो नए लोगों के टैलेंट को सपोर्ट करते, अंडरस्टैंड करते। ये बड़े लोगों का बड़प्पन है और ये सरोज जी ने भी किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो 1 2 3 जब गाना हम सुनते हैं तो हमें सरोज जी ही याद आती है। इनफैक्ट मैं इस बात की आपको शर्त लगा सकती हूँ कि माधुरी दीक्षित जी अपने उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे जब पहुँचेंगी ना, तो उन्हें सबसे ज़्यादा याद सरोज जी की ही आएगी, क्योंकि जो उन्होंने इतिहास रचा था सरोज जी के साथ। देखिए, सरोज जी की मेहनत थी और माधुरी जी की भी एक अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन थी। चाहे वो श्रीदेवी कह लो, चाहे वो ऐश्वर्या कह लो। ऐश्वर्या ने और माधुरी ने जो एक जुगलबंदी की थी, डोला रे डोला पे, वो जुगलबंदी शायद और किसी अभिनेत्री में करने की ताकत नहीं है। आज की लड़कियां सिर्फ हाई हील्स पहनकर, इतना टन का टन मेकअप थोप कर बस चल सकती हैं, ऐव ऐव करके इंग्लिश बोल सकती हैं, लेकिन इस तरीके से वो नहीं थिरक सकती जो माधुरी और ऐश्वर्या ने मिलकर देवदास मूवी में थिरका था। वो नहीं थिरक सकती, वो तो मैं शर्त लगाती हूँ, और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो डेफिनेटली माधुरी जी याद सिर्फ और सिर्फ सरोज जी को ही करेंगी, क्योंकि जब इंसान के पास एक ऐसा वक्त आता है ना, जब उसे अपने भविष्य के बारे में वो क्लूलेस होने लगता है, तो वो याद करता है अपना बीता हुआ कल, और बीते हुए कल में भी वो कल याद करता है जो बहुत खूबसूरत था, जो एक गोल्डन पीरियड था। तो ऐसे गोल्डन पीरियड की जो एक विटनेस रही, जो एक साक्षी रही, वो थी सरोज जी। तो यकीनन मैं ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कुछ और माधुरी जी को याद रहे ना रहे, पर सरोज जी डेफिनेटली याद रहेंगी। इनफैक्ट आज भी शायद मैं इस बात को कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी जगह माधुरी जी के दिल में जो है वो सरोज जी ने ही बुक करके रखी हुई है, क्योंकि जो सरोज जी ने उन्हें जिस मुकाम पर पहुंचाया है। देखिए, माधुरी की एक्टिंग तो हमें बाद में देखने को मिली, पहले तो हम सब लोग माधुरी को एज अ डांसर ज़्यादा जानते हैं, कि जो इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी 1 2 3, और आज भी अगर आप देखें तो वो सरोज जी ने दिया ना। एक्टिंग तो उनको बाद में मिली, ये हम आपके हैं कौन, ये सब तो बाद में आई हैं। पहले तो उनका वो गाना आया था 1 2 3, और भी जो भी थे, या फिर श्रीदेवी की जो अच्छे अच्छे गाने हैं, वो सारे गाने जो हैं मिस्टर इंडिया के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सरोज जी ने किए हैं। तो कितना वो हवा हवाई ले लो, या आई लव यू गाना ले लो, जो उन्होंने नीली साड़ी पहन के किया है। आज भी आप देखें तो श्रीदेवी कितनी सेंचुअस उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो ये जो वो कर पाई हैं, जो वो अच्छा जो सरोज जी ने उन्हें दिया और वो इतना अच्छा उसे निकाल पाई हैं, वो है उनकी भी डेडिकेशन है। मैं इसमें खाली सरोज जी का ही नहीं, बल्कि जो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो डेडिकेशन होता है कि हाँ भाई, अगर उन्होंने कहा है कि भाई इधर दुपट्टे को हटाना है तो मतलब हटाना है, मुझे क्वेश्चन नहीं करना है कि दाएं बोला है तो मैं उनको कहूँ कि नहीं बाएं घुमा दे, तो नहीं, दाएं तो मतलब दाएं, पत्थर की लकीर। तो ये एक डेडिकेशन होता है, और ये बात तो माधुरी के लिए श्रीदेवी बोलती ही, सरोज जी बोलती थी, सॉरी। तो डेफिनेटली डेडिकेशन तो है। तो डेफिनेटली सरोज जी की कमी तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, मुझे तो बहुत बुरा भी लगता है कि यार अभी तो और भी सरोज जी को एक अच्छा टाइम देखना था, और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग रहा है उनका इस दुनिया से जाना, और वो डिज़र्व नहीं करती थी। वो थोड़ा और, कहते हैं ना, अभी थोड़ा और ठहर जाते,
अभी इतनी जाने की क्या जल्दी थी। मुझे भी वही लगता है कि अभी उन्हें और भी नई नई लड़कियों को सिखाना था, उनको तालीम देनी थी, उनको डांस के बारे में बताना था, जो अनफॉर्चुनेटली महरूम रह गई हैं वो लड़कियां। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी अभिनेत्री का जो सफ़र है वो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें सरोज जी का सिखाया हुआ कोई डांस ना हो। तो खैर, मेरे को बहुत टाइम से सरोज जी पर बात करनी थी, और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि सरोज जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि वो क्या थी, और उन्होंने कैसे जो है इंडस्ट्री में जो है एक फ़ीमेल कोरियोग्राफर अपनी एक जगह बनाई। अभी उनका एक बयान उनका बहुत कंट्रोवर्शियल था जब कास्टिंग काउच पे था। बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया था, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। एक्चुअली उस वक्त उनके उस बयान को जो था वो मिसअंडरस्टूड किया गया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो बयान जो था वो जो बताना चाहती थी वो शायद अब पब्लिक को समझ में आ गया होगा। जितना देखिए मुझे समझ में आया, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे उनका बयान समझ में आया कास्टिंग काउच को लेकर, कि भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ मुफ्त में आप नहीं दे रहे हो। अगर आपको कास्टिंग काउच करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको जो है वो काम भी तो मिल रहा है ना। कुछ ऐसा ही वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वो कास्टिंग काउच को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रही थी कि ये एक बिज़नेस है। यहाँ पर अगर अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो बदले में अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है तो वो उसका राइट है, क्योंकि वो आपको कुछ दे रहा है तो वो ले भी तो रहा है। और ये इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पर कोई किसी को मुफ्त में पानी नहीं पिलाता। ये जितने भी जो नेपो गैंग है, ये नेपो गैंग भी एकजुट क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये लोग भी एक दूसरे से फेवर लेते या देते होंगे। तो ये लेना देना तो हर जगह होता है, हर रिश्ते में लेना देना है। माँ बाप और बच्चों के बीच में भी है। माँ बाप बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं कि भाई बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो उसके बदले में माँ बाप को चूसते हैं, हमें पढ़ाओ लिखाओ, हमको ये दिलाओ, ये करो। तो गिव एंड टेक है भाई, गिव एंड टेक है। हस्बैंड वाइफ में भी गिव एंड टेक है, व्यापारी और कस्टमर में भी गिव एंड टेक है, दोस्ती में भी गिव एंड टेक है कि भाई तू मेरे लिए कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा। आप बॉस और कोलीग में भी गिव एंड टेक है कि भाई मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छा पेमेंट दे रहा हूँ, तो तुम मेरा काम करो, भले ही उसके लिए तुम्हें कितनी भी ओवर टाइम करना पड़े। तो ये लाइफ तो एक बिज़नेस है, ज़िंदगी भी एक बिज़नेस ही है, रिश्ते बिज़नेस हैं। और कलयुग में तो आपको बहुत दिखेंगे, सेल्फलेसली कोई नहीं करता है। इनफैक्ट जो व्लॉगिंग में आकर ज्ञानबाजी करते हैं वो भी ज्ञानबाजी आपको मुफ्त में नहीं देते। उसके लिए वो आपसे अच्छे खासे व्यूज़ मांगते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। एटलीस्ट आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो प्रोडक्ट के भी उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हर चीज़ धंधा है, धंधा है, गंदा है पर धंधा है भाई। और धंधा है और गंदा है, आप कुछ भी कह लो। तो बस ये एक बात थी, और वो जो कहना चाहती थी वो मैं अब बखूबी तरीके से समझ चुकी हूँ। इनफैक्ट हम सब लोग 2020 से सब कुछ समझ चुके हैं, अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। तो यही वजह है कि मैं यही बात आपसे करना चाहती थी कि सरोज जी ने बहुत कुछ देखा होगा इंडस्ट्री में, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के रूप वो जानती थी कि कौन कितनी जती सती है, कौन क्या है, किसका किस्से है, किसका किस्सा नहीं है, उनको सब पता था। तो वो एक एक्सपीरियंस लेडी थी। वो यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बचा नहीं रही थी, वो एक बता रही थी। और जितनी भी लड़कियाँ हैं आजकल जो भी बॉलीवुड में जाती हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती हैं, सबको पता होता है। अब वो ज़बरदस्ती वाली बातें अब नहीं होती हैं। अब भाई सबको पता है कि हम यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ये जितने भी ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं इनको सब समझ में आ जाता है। ये पूरी बिना कपड़ों के 2 पीस पहनकर चलती हैं स्टेज पर, क्या क्या दिखाती हैं, ये क्या दिखाती हैं और क्या दिखता है, और फिर जो दिखता है वही बिकता है, और फिर जो बिकता है उसी से इनका जो है रोज़गार टिकता है। तो यही बात है ना, कुछ भी मतलब नहीं है। जो जैसा आपको लगता है कि हर कोई सेल्फलेसली करता है, तो पहले शायद 1-2 लोग करते होंगे पर अब नहीं करते, क्योंकि बिजनेस है।
तो खैर बस मुझे यही कहना था। अगर किसी को मेरी बात अगर सही नहीं लगी हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, बट मेरा जो था, जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला। और डेफिनेटली मैं सरोज जी को बहुत सारी, उनकी आत्मा को जो है ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ। 4 साल हो चुके हैं उन्हें इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी लगता है कि सरोज जी हमारे साथ ही हैं। और शायद उनका बर्थडे भी अक्टूबर में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर सरोज जी की यादें हमेशा हमारे साथ में रहेंगी। और उनकी सीटी, उनका जो वो 100 रुपया जो वो देती थी, वो नच बलिए का जो उन्होंने एक पैटर्न सेट किया था, वो हमेशा यादगार रहेगा। और सरोज जी जैसा ना कोई था ना कोई होगा। और बहुत जल्दी चली गई सरोज जी। खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और अब पता नहीं, अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं फिर आगे और पॉडकास्ट लेके आऊँगी, नहीं तो अगर मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई तो फिर कोई वीडियो बनाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँगी कम और खांसूँगी ज़्यादा, तो इतना तो इरिटेशन मैं आप लोगों का बढ़ाऊँगी नहीं। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और को दिखाने लायक है तो ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।